अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अरम हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फ़ा फिज़िक्स। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है इंटरमीडिएट पार्ट 1 2018 लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 फिज़िक्स के पास पेपर के एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगा। इसके बारे में मैं पहले आपको एमसीक्यूज़ करवाऊँ। ये पेपर एग्जामिनर ने टफ़ बनाया था क्योंकि हमारे पास 8 से लेके 7 ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो हमारे पास बुक से रिलेटेड नहीं थे। मतलब कुछ ऐसी उसमें टर्म थी जो हमारे पास बुक में मेंशन नहीं थी, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर मैं भी उस दौरान पेपर दे रहा होता मेरे से भी नहीं ये एमसीक्यूज़ सॉल्व होते। तो कंटिन्यू करते हैं अपना काम। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, कहता है कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है बच्चों, हमने फाइंड आउट क्या करना है उस बॉडी का डिस्टेंस जो उसने कवर्ड किया है। सिंपल एक बॉडी है, उसका डिस्टेंस जो उसने कवर्ड किया है और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने वो फाइंड आउट करना है बच्चों। अब इसके बारे में कह रहे हैं इन टाइम टी, यानी उसने जो टाइम लिया ना वो कितना लिया है, टी टाइम लिया है। और कहता है कि हमारे पास अगली इन्फॉर्मेशन उसने दी है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखेंगे हमारे पास, मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब मैंने आपको ये हमारे पास क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख देता हूँ 2as। ये हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से आया है, फोर्स वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब आप कहेंगे सर हमने डिस्टेंस फाइंड करना बॉडी का जो उसने कवर्ड किया है, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज़ करते। आप देखें हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई भी टाइम वाली टर्म नहीं है, जबकि उसने हमें टाइम दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास टाइम का फैक्टर गिवन है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो जो जो हमें उसने बातें कही हैं हम वो पुट कर देते हैं, सिंपल इज दैट। उसने हमें क्या है कि हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम जब इधर 0 पुट करेंगे, 0 जब टी से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी जब 0 किसी भी नंबर के साथ क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है उसको 0 कर देता है, यानी हमारे पास वैसे ही ख़त्म, यानी जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर। सिंपल इज दैट। अब आपको पता है कि हमारे पास ए क्या है, ए आपको पता है कि हमारे पास ए किसके बराबर होता है, जी के बराबर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना ए, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 का 2 ऐसे का ऐसी, ए की जगह मैंने 9.8 पुट कर दिया भाई साहब। और जो टाइम है हमारे पास वो है क्या, टी स्क्वेयर। टाइम हमें उसने नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया, तो आप देखेंगे अगर हमारे पास, आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं 1/2 ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू 1/8 ए टी स्क्वेयर। तो ऐसी बॉडी जो हमारे पास जो बॉडी है जो हमारे पास वो डिस्टेंस कवर करेगी इन टाइम डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ये इसके राइट ऑप्शन होगी। ठीक है, आप चाहे ए की वैल्यू ना पुट करें। तो मैं कहता है नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आया चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में से। आइडियल फ्लूइड की आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उनमें से इसने एक एमसीक्यू पूछ लिया। हमारे पास एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि हमारे पास फ्लूइड, कहता है मेरे पास एक फ्लूइड है, इज सेड टू बी कंप्रेसिबल। कहता है मैं फ्लूइड को कब इनकम्प्रेसिबल कहता है मेरे पास एक फ्लूइड है, उसको कब मैं इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस ना हो, इनका मतलब नहीं कंप्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेस ना हो, ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इफ़ इट्स डेंसिटी, अगर इसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट। ये इसका राइट ऑप्शन है, अगर उसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर उसकी डेंसिटी क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, रो मास बटे वी, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ये होती है।
ठीक हो गया। अब आपको पता है मास तो चेंज होने वाला नहीं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है जब हम प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने डेंसिटी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक हो गया बच्चों। अब आपने आइडियल फ्लूइड कर लेते हैं बच्चों। आइडियल फ्लूइड की हमने दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या पढ़ी थी, एक तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, यानी ये क्या होनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। एंड आइडियल फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। नॉन बच्चों, नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टीडी फ्लो, स्टीडी फ्लो, उसका जो फ्लो स्टीडी फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, कैसा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो हमारे पास ये कोई 3 प्रॉपर्टी थी हमारे पास आइडियल फ्लूइड की। इसके बाद हमारे पास क्या कहता है, वो हमारे पास जो थर्ड MCQ है ना, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसी है कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर इज ड्यू टू, किस वजह से है। अभी हमारे पास MCQ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिकल में से आया है, रे ऑफ ऑप्टिक्स में से आया। हमारे पास स्काई है वो ब्लू इन कलर होता है, वो क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, ठीक है। ये रीज़न बताओ इसकी, मुझे रीज़न बताओ, रीज़न क्या है इसकी, रीज़न बताया आपको बच्चों क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग क्लाउ, ठीक है, ये इसकी रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने बच्चे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज करता है। आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या पढ़ा था बच्चों, आपने पढ़ा था d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, साइन थीटा के। यानी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ, और आपको पता है कि हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट की, रेड लाइट की, ठीक है, यानी रेड लाइट की। और विजिबल स्पेक्ट्रम में जो ऑब्जर्वेबल, जो कम से कम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, ब्लू लाइट की, कम से कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू लाइट की, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। अब आपको पता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपने पढ़ा था d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब आपको पता है लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन थीटा से, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम से कम होगी वो कम से कम क्या करेगी, बेंड करेगी, कम से कम बेंड करेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किससे, स्कैटरिंग से, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी बच्चों, स्कैटर करेगी, स्कैटर करेगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास स्काई का जो ब्लू कलर है उसकी रीज़न बताइए, मैंने आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, आपने इसको ऐसे ही रटा मार लेना। आपको पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है, लेकिन जो सबसे कम जो विजिबल वेवलेंथ होती है ना, ऑब्जर्वेबल वेवलेंथ जो सबसे कम होती है वो होती है ब्लू लाइट की। अब आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पढ़ा था d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी जिस लाइट की वेवलेंथ कम से कम होगी वो कम से कम क्या करेगी, बेंड करेगी, वो कम से कम बेंड तो करेगी लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, इस वजह से हमारे पास स्काई भी क्या ब्लू कलर का है। इसके बाद हमारे पास जो 4th MCQ है ना बच्चों, वो भी हमारे पास चैप्टर नंबर किस में से आया, 11 में से, और उसका नाम क्या था, चैप्टर था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास MCQ की, मैंने उसको बताना है वर्क डन, क्या मैंने उसको बताना है, वर्क डन। आपको पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन होता है W, वो किस फॉर्म में होता है, P डेल्टा V की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स में आपको पता है वर्क डन किस फॉर्म में होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहता है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने आज से पहले आइसोकोरिक प्रोसेस का नाम सुना है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। कहता है आपने मुझे बताना है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज। आपको बताता हूँ कि ये आइसो का मतलब सेम,
कोरिक का मतलब वॉल्यूम, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या रहे, वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे, वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब वॉल्यूम कांस्टेंट यानी जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो। तो इधर हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, P इंटू, तो जब P ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो जाउल। ठीक है बच्चों। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट या सेम रहता है, जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वही फाइनल वॉल्यूम होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ज़ीरो। चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, तो आपको पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास वर्क कितना हमें करना पड़ेगा, वो भी ज़ीरो ही करना पड़ेगा। अब आपको पता है एक और हमारे पास प्रोसेस होता है, वो भी आपको बताता जाऊँ। आपने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ना हीट सिस्टम में एंटर कर सकती है ना सिस्टम से लीव कर सकती है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ना हीट इसमें एंटर कर सकती है ना हीट इसमें से लीव कर सकती है। अब आपने एक और प्रोसेस का याद रखना है, आइसो बारिक प्रोसेस, बारिक प्रोसेस। अब आइसो का मतलब आपको पता है सेम, बारिक का मतलब क्या होगा, प्रेशर, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बारिक प्रेशर, बारिक से प्रेशर, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, आइसो से कांस्टेंट रहता है। ठीक होगा, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, और डिफरेंट वेरिएशन है एमसीक्यू। हमारे पास जो 5th एमसीक्यूज है वो हमारे पास इंतहाई आसान है, वो चैप्टर नंबर 1 में से आया है। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में से आया है। वो हमारे पास एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास एक प्रेशर क्या है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। बिल्कुल सर, प्रेशर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, बिल्कुल सर। उसके कहता है मुझे आपने बताने हैं बेस यूनिट, कोई मसला नहीं। प्रेशर का फार्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। जो प्रेशर होता है ना बच्चों, प्रेशर जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर, वो किसके बराबर होता है कि एग्जामिनर आपके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, कितने एरिया में। यानी प्रेशर क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर किसके बराबर होता है, जो एग्जामिनर है वो कितनी फोर्स लगा रहा है आपके सर के ऊपर। ठीक है, तो देख लेते हैं हम फोर्स किसके बराबर होते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, MA। और ये हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल ना कर देना भाई, ऊपर मैथ है नीचे लेंथ है, तो मैथ किस में मेजर करते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये मीटर स्क्वायर ऐसे का ऐसे। हाँ, अब आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 मीटर नीचे वाले 2 मीटर में से 1 मीटर से कट गया, तो हमारे पास प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, केजी एम की। अब इधर क्या बचेगी, पावर 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो प्रेशर के बेस यूनिट है वो है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है वो हमारे पास आया चैप्टर नंबर 8 में से, वेव्स में से, और उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, उस एमसीक्यूज की हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं हमारे पास जो स्ट्रेच्ड, हमारे पास जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग उसकी जो लेंथ है ना वो हमें उसने दी हुई है, वो इसने कितनी दी हुई है मुझे, 4 मीटर बच्चों। कितनी दी है, 4 मीटर दी हुई है बच्चों। और कहता है कि हमारे पास इट हैज़ 4 लूप्स, उसके हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं बच्चों, लूप्स कितने हैं, एन कितना है, 4। अब कहता है कि आपने स्टेशनरी वेव बना लेते हैं बच्चों। स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, तो सिंपल इज डैट बना ही लेते हैं, उसको ड्रा कर लेते हैं उसको। ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडिंग वेव। देखें ज़रा आप, ये क्या होगी हमारे पास स्टैंडिंग वेव। इसके कितने लूप्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 1 2 3 4 है इसके। ठीक है,
तो कहता है आपने अब फाइंड क्या करनी है, वेवलेंथ। आपने अब वेवलेंथ फाइंड करके देनी है हमने, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वेवलेंथ लैम्डा एन इज इक्वल टू एन। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L बटे एन, 2L बटे एन। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है, बताएगा मुझे कोई? n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, 2। L की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। स्ट्रेच स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 4। और नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, वो भी 4। तो बच्चों मुझे बताओ ज़रा, ये 4 इस 4 से कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो जो वो लैम्डा 4 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 मीटर का। सिंपल ये फार्मूला बच्चों आपने याद रखना है, 2L/n, 2L/n। ये भी 4 था, ये भी 4 था, आपस में कर दें, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा 4 इज इक्वल टू। अब इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर बच्चों क्या है, 7। वो हमारे पास कहाँ से आया, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 2 में से आया। इसमें हमें उसने वेक्टर दिया, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। वेक्टर हमारे पास कौन सा बच्चों, वेक्टर वो है हमारे पास, वो उसको R से रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। और हमारे पास उसके जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, 3i कैप है, प्लस 6 क्या है मेरे पास, j कैप है, प्लस मेरे पास क्या है, 2k कैप है, ठीक है। अब इसका मैंने क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर है, ये मैंने मॉडुलस लगा दिया, 2 वर्टिकल बार लगा दी। ये मैंने क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहला स्टेप है स्क्वायर रूट लगा लो, फिर i कैप के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लो बच्चों, प्लस जो हमारे पास j कैप के साथ जो कोफिशिएंट है 6 है, 6 का स्क्वायर कर लो बच्चे। इसके बाद हमारे पास k कैप के साथ क्या है, 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, और 2 का स्क्वायर 4। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। हमारे पास जो गिवन वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड उसने कहा था फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास क्या आ गया। अब हमारे पास अगले MCQs में क्या कहता है, हमारे पास अगला MCQs हमारे पास फिर चैप्टर नंबर 8 वेव्स में से आया हुआ है बच्चों, वेव्स में से आया हुआ है बच्चों, ठीक है, हो गया, वेव्स में से आया हुआ है बच्चों। उसमें हमें क्या कहता है कि हमारे पास व्हेन वन एंड ऑफ, कहता है हमारे पास ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप है, उसका वन एंड क्या है मेरे पास, क्लोज्ड, क्लोज्ड। जाहिर सी बात है ऑर्गन पाइप है, अगर उसका एक एंड क्लोज है तो अगर अदर एंड क्या होगा, ओपन, यानी कुछ ऐसे सिचुएशन होगी बच्चों। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऑर्गन पाइप, ठीक है। जहाँ क्लोज एंड होता है वहाँ क्या बनता है, नोड के एंटी नोड बच्चों, वहाँ नोड बनता है, ये देखो, ठीक है बच्चों, ये देखो, ये क्या बना हमारे पास, नोड, और ये क्या बना, एंटी नोड। अब हमें कहता क्या आगे, कहता है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव, कहता है मैंने क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है किसकी, स्टेशनरी वेव की, किसकी, स्टेशनरी वेव की, ऑफ एनी हार्मोनिक, एनी हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है। फॉर्मूला आपने सिंपली याद रखना फ्रीक्वेंसी का, ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका 8 एंड क्या हो, क्लोज्ड हो, दूसरा एंड ओपन हो, और उसमें क्या मैंने फाइंड करना है, एनी हार्मोनिक की स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। उसका फार्मूला क्या होता है, Fn इज इक्वल टू NL ओवर 4V, NL ओवर 4V, N भी ऊपर आना है, L भी ऊपर आना है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 4V। ये क्या हमारे पास लेंथ, ये वेलोसिटी, और ये नंबर ऑफ हार्मोनिक्स।
जिसको उसने एन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिंपल फार्मूला, आपने फार्मूला याद रखना है NL/4V। चले बच्चे नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आया है और टॉपिक क्या है उसका, एंट्रोपी चेंज, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। चले बच्चों उसको देखते हैं हम बढ़िया से। कहते हैं जब कभी हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट उसकी है, जब कभी हम हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स्ड कर देते हैं। अब ये भी हमारे पास एक ऐसा MCQ है जो बुक में कहीं भी मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज में और इवन के पूरे चैप्टर नंबर 11 में ऐसी लाइन कोई भी नहीं दी हुई, MCQ नहीं दिया, लेकिन उसने फिर भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ व्हेन हॉट वाटर एंड कूल वाटर आर मिक्स, या जब कभी हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिक्सड करते हैं तो आपने बताना है देन एंट्रोपी बतानी है आपने, एंट्रोपी के साथ क्या होता है। तो हमने सबसे पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन आप रिवाइज कर लें, एब्सेंस ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। या आपने इसकी एक और हमारे पास डेफिनेशन भरी है जो सिंपल डेफिनेशन है, वो क्या हमारे पास डिस्टर्बेंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास जब कभी हम वाटर क्या है मॉलिक्यूल है ना, जब कभी हम हॉट वाटर को कूल वाटर में मिक्सड करेंगे ना बच्चों, मिक्सड करेंगे तो हमारे पास जो हॉट वाटर है ना, हॉट वाटर एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हॉट वाटर है ना, जब हम उसको मिक्सड कर रहे हैं कूल्ड वाटर से तो उसकी एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, उसके मॉलिक्यूल की डिस्टर्बेंस डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो अपनी जो हमारे पास हीट एनर्जी है ना हॉट वाटर के पास, वो किसको दे रहा है, कूल्ड वाटर को। इसी वजह से कूल्ड वाटर की जो एंट्रोपी है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल है, वो इंक्रीज करेगी। ये डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, सर आप बताएं एंट्रोपी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? एंट्रोपी स्लाइटली क्या करेगी, जब हम ओवरऑल एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल, जब कभी हम हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास हॉट वाटर की एंट्रोपी अलबत्ता उसके जो मॉलिक्यूल की डिस्टर्बेंस है वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और कूल्ड वाटर क्योंकि हमारे पास इससे एनर्जी गेन कर रहे हैं, इनकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारे पास इसके कूल वाटर के मॉलिक्यूल्स की डिस्टर्बेंस बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास एंट्रोपी क्या करेगी, वो इंक्रीज ही करेगी। या आप एक्सपेरिमेंट से अपने प्रैक्टिकल लैब में इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी एग्जामिनर चाहता है कि हमारे पास MCQs कोई मैं जो या 4 या 5 इवन 7 ऐसे MCQs दे दूँ जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों के फिजिक्स में पूरे नंबर ना आए, थ्योरी में पूरे नंबर आ जाते हैं भाई। तो गया इसके बाद हमें कहता है MCQs नंबर हमारे पास 10 है बच्चों। ये हमारे पास MCQs अब देखो 2019 के भी पहले ग्रुप में आया, 2019 के दूसरे ग्रुप में भी आया, अब फिर 2018 के पहले ग्रुप में आ गया। कहता है आपने मुझे क्या बताना है बच्चों, रिलेशन बताना है, किसके दरमियान रिलेशन बताना है। भाई मुझे बता दें चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से ही आया है। तो कहता है रिलेशन बताना बिटवीन, किसके बिटवीन, जो वेलोसिटी है ना, ये आपने पढ़ा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में। रिलेशन बताना बिटवीन वेलोसिटी किसकी, डिस्क की, ठीक है, डिस्क की एंड किसकी, वेलोसिटी होप की इज रिलेशन बताना। सबसे पहले आपको पता होगा जो हमारे पास वेलोसिटी होती है डिस्क की, वो मेरे पास होती है स्क्वायर रूट 4/3GH। इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट 4/3 और स्क्वायर रूट GH मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने स्क्वायर रूट को स्प्लिट आउट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू सेपरेट कर ली और जो क्वांटिटीज़ थी उनको सेपरेट कर लिया। अब आपको पता है कि हमारे पास V जो हुप होती है ना बच्चों, वो होती है हमारे पास स्क्वायर रूट GH ओनली। तो आपको पता है कि हमारे पास तो V डिस्क, यानी हम मैं इधर V हुप लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल V डिस्क क्या आ जाएगी, V डिस्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3 वेलोसिटी ऑफ डिस्क, स्क्वायर रूट 4/3 टाइम ज़्यादा होती है देन दी वेलोसिटी ऑफ हुप। ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद कहता है चैप्टर नंबर 1 पे वो मूव ऑन किया, मेजरमेंट। उसमें से इसने पूछा कि हमारे पास आ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़
कहता है आपने मुझे बतानी है प्रीसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़, प्रिसाइज मेजरमेंट के पास क्या होता है, विच हैज़। ठीक है, तो आपको मैं ये समझाता हूँ। ये मेरे पास क्या है बच्चों, चेन है। ठीक है, अब मुझे बताइए चेन कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना इसका वीकेस्ट पॉइंट ये जो इसकी लिंकिंग है एक रिंग की दूसरे रिंग के साथ, वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इसका जो वीकेस्ट पॉइंट ये है ना, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतनी ये पूरी रिंग स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है विच हैज़ लेस प्रिसीजन, विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे कहीं भी उसने ये नहीं लिखा है कि आप प्रिसाइज मेजरमेंट इज विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसने लिखा है प्रिसाइज मेजरमेंट इज विच हैज़ लेस प्रिसीजन, विच हैज़ लेस प्रिसीजन। ठीक है, तो इसका हमारे पास बीटा राइट ऑप्शन है। किया है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में। अब हमारे पास ये अगला एमसीक्यूज में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने पूछा हुआ है। उसकी स्टेटमेंट क्या हमारे पास कहता है, अगर हम क्या करें, मूव करें एज वी गो फ्रॉम पूल टू इक्वेटर, फ्रॉम पूल टू इक्वेटर, कहता है अगर हम पूल से इक्वेटर की तरफ जाएं ऑफ अर्थ देन आपने बताना है जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, जी की वैल्यू के साथ। आपको पता है अर्थ, आप सोचते होंगे हमारे पास सर्कल है, लेकिन अर्थ हमारे पास क्या है, एक इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल इसका हमारे पास क्या है, फॉर्म है, शेप है। इलिप्स में बना लेता हूँ, ये देखें इसको, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इलिप्स। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया मेरे से। अब ये इलिप्स का क्या होता है बच्चों, सेंटर। ठीक है, इसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर लिया। मैंने आपको सबसे बताया अर्थ सर्कल नहीं है, प्योरली सर्कल नहीं है, बल्कि अर्थ की जो हमारे पास शेप है वो कुछ ना कुछ अंडे की तरह है, कुछ ना कुछ इलिप्टिकल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये, अब आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, इक्वेटर। ये इक्वेटर है बच्चों, ये इक्वेटर है। और हमारे पास जहाँ यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूल। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ये जो लाइन है इक्वेटर। अब आप मुझे बताएं, जो मेरे पास रेडियस है इक्वेटर का ज़्यादा है ना, जबकि हमारे पास जो रेडियस है वो पूल का कम है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास रेडियस है वो इक्वेटर का ज़्यादा है, जबकि रेडियस जो पूल का वो कम है। अब मुझे बताएं, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है। इसी तरह हम जैसे जैसे अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी जितना ज़्यादा क्या होगा, अब आप देखें हम पूल से हम मूव कर रहे हैं पूल से इक्वेटर की तरफ, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम पूल पे प्रेजेंट है, अभी एक बंदा पूल पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, इक्वेटर की तरफ, यानी वो कम रेडियस से ज़्यादा रेडियस की तरफ जा रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। जब रेडियस बढ़ेगा ना बच्चों, जब रेडियस बढ़ेगा ना बच्चों, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। तो एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, रेडियस रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी, जिसकी वजह से जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में कहीं भी आपको ऐसा एमसीक्यूज या ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारे पास कहता है कि चैप्टर नंबर 4 वर्क डन में से उसने एक एमसीक्यूज दिया, वो एमसीक्यूज हमारे पास क्या बच्चों, वर्क डन। ठीक है, उसने पूछा जो हमारे पास वर्क की, आपने मुझे क्या बतानी है, वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ, आपने बतानी है
कि वर्क की डायमेंशन, जो वर्क की डायमेंशंस है वो किसके बराबर है। ठीक है, नीचे उसने ऑप्शन दी हुई है, मैं आपको बताता हूँ टॉर्क के बराबर है। किसके बराबर है? वर्क की डायमेंशन टॉर्क के डायमेंशन के बराबर है। जो टॉर्क की डायमेंशन नहीं होती उसके बराबर है। अब कैसे? आप मुझे पता है वर्क किसके बराबर होता है? वर्क एफ डी होता है। एफ क्या होता है? एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, और डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ये मास है, ये बच्चों ये मास है। ठीक है, मास का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। अब आपने मुझे बताना है बच्चों, आपने मुझे बताना है कि टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब आपने खुद मुझे बताया टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी ये क्या हो गया मेरे पास? मोमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोमेंट आर्म का और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, यानी मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपने बच्चों क्या करना है? ये मोमेंट आर्म क्या होता है बच्चों? मुझे ये बताना, सिर्फ आपने ये बताना मोमेंट आर्म क्या होता है बच्चों मेरे पास? भाई डिस्टेंस होता है। मोमेंट आर्म क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है। यानी इधर भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम ही है ना। इधर भी डिस्टेंस, इधर भी डिस्टेंस। अब इधर भी फोर्स, इधर भी डिस्टेंस, इधर भी डिस्टेंस, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स। तो यार जब दोनों के यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन भी सेम होंगी, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? ml2t-2। सिंपल इज डैट। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास वो कहता है, हमारे पास MCQ नंबर 14 है, और हमारे पास उसने कहाँ से लिया है? MCQ नंबर 14 उससे चैप्टर नंबर 7 में से लिया, ऑसिलेशन में से लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसमें कहता है दी कंपोनेंट ऑफ वेट, MCQs के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? दी कंपोनेंट ऑफ द वेट विच बैलेंस दी टेंशन इन पेंडुलम। कहता है मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है बच्चों, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। उसमें कहता है हमारे पास वेट का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है? वेट का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? वेट का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे पास बैलेंस करता है, जो हमारे पास बैलेंस करता है किसको? टेंशन को, टेंशन को पेंडुलम के अंदर, पेंडुलम के अंदर, पेंडुलम के अंदर। तो मैं सिर्फ आपको डायग्राम से समझाऊंगा, के बाद आपको पता है पेंडुलम क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, ये हमारे पास पेंडुलम की लेंथ है, और ये हमारे पास बॉब है। इसी तरह ये इन दोनों के दरमियान क्या एंगल? थीटा है बच्चों। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास टेंशन क्या करती है? अपवर्ड एक्ट करती है। इधर भी टेंशन क्या होगी बच्चों? अपवर्ड होगी ना। ठीक है, टेंशन क्या होती है? फोर्स होती है, खिंचाव। वेट आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, W = mg। इधर भी वेट क्या करेगा? डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, mg। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इस टेंशन वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं बच्चों, तो आप बताएं अगर ये एंगल थीटा है, तो आपने पढ़ा कि हमारे पास मैट्रिक में ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? थीटा ही। अब थीटा के सामने क्या होता है हमेशा बच्चों? याद रखना ये कंसेप्ट, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने क्या होता है बच्चों हमारे पास? कोस थीटा। ठीक है, ये बात समझ आएगी बच्चों। यानी mg कोस थीटा, इधर mg साइन थीटा। यानी अब उसने क्या है, हमारे पास सिंपल पेंडुलम में वेट का कौन सा कंपोनेंट है? आप खुद दे सकते हैं को mg कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन को। यानी अगर टेंशन अपवर्ड है तो mg कोस थीटा क्या है? डाउनवर्ड है। दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बताएं जो सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा वेट का कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो वो mg साइन थीटा है।
जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम में बॉब को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो उसको ये हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ये, ठीक होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा प्रोवाइड करता है, लेकिन टेंशन को बैलेंस करता है mg कोस थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में भी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में से आया। कहता है मैक्सिमम, आप मुझे बताएं कि एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट में ड्रा कर सकता हूँ। इनफाइनाइट, जो आप देख लें आपको यकीन नहीं आता। पहले क्या क्या रहा है, आपने मुझे बताना है एक मेरे पास वेक्टर है, उसके मैंने ड्रा करने हैं हाउ मच मैं ड्रा कर सकता हूँ, हाउ मच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कितने कंपोनेंट्स ड्रा कर सकता हूँ। आप देखें ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, ये मेरे पास इसका एक कंपोनेंट हो गया, बी वेक्टर इसको मैंने कह दिया, ये इसका मेरे पास क्या हो गया, एक और कंपोनेंट हो गया सी वेक्टर। इसी तरह मेरे पास एक और आ जाएगा, फिर ये डी वेक्टर आ जाएगा। ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस, यानी एक वेक्टर के कितने हम कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं, इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी एक वेक्टर के हम कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने ड्रा कर सकते हैं, तो वो प्लेन में तो हम 2 ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद है, आप देखें मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स क्या होती हैं आपस में, परपेंडिकुलर होती हैं। इसी तरह जो वेक्टर के कंपोनेंट भी होंगे आपस में परपेंडिकुलर। ये अगर एक वेक्टर है, दूसरा इसका वेक्टर परपेंडिकुलर ही होना है, ये बी वेक्टर आ जाएगा, सिंपल इज डैट। तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री, ठीक है। प्लेन में तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 ड्रा कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में आपको पता है अगर ये x है और ये y एक्सिस है, तो स्पेस में हमारे पास x y z आ जाता है, तो हम 3 कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद हमारे पास 2 MCQs रह गए बच्चों। हमारे पास आया चैप्टर नंबर 9 में से, रे ऑप्टिक्स में से आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास MCQs की, इफ़ रेड लाइट इज़ यूज। अगर मैं अपने एक्सपेरिमेंट में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले मैं ये कर रहा था ब्लू लाइट यूज़ कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ रेड लाइट यूज़ करता हूँ। इफ़ रेड लाइट इज़ यूज एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइट, पहले मैं ब्लू लाइट यूज़ कर रहा था, मैं रेड लाइट यूज़ करता हूँ। तो आपने मुझे बताना जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ स्पेसिंग जो है बच्चों, वो हमारे पास डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होती है, m लैम्डा l ओवर d, यानी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ का। तो मैं आपको याद करा थक गया हूँ, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। अगर हम ब्लू लाइट की जगह रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आप बताएं इस तरफ जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है, वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब इसके बाद मेरे पास चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs आया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर में से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम है चैप्टर का। इसमें कहता है रिपीटर आर प्लेस इन न्यू सिस्टम एट अ डिस्टेंस ऑफ। कहता है जो रिपीटर्स है ना, हम न्यू सिस्टम में कितने डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं। तो आपने याद रखना है कि न्यू सिस्टम अगर वो न्यू सिस्टम बोलेगा बच्चों, अगर वो कहेगा ना न्यू सिस्टम में रिपीटर्स को कितने डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, तो आपने उसको कहना है 100 किलोमीटर। लेकिन अगर वो आपको कहेगा ना कि ओल्ड सिस्टम में
ओल्ड सिस्टम में हम रिपीटर कितने डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, तो उसका आंसर होगा 30 किलोमीटर। ये दोनों लफ्ज़ देखिए, आपने इसका आंसर करना है। न्यू सिस्टम में 100 किलोमीटर, ओल्ड सिस्टम में 30 किलोमीटर। और ये हमारे पास ये MCQ नंबर 17 था। इसी MCQ के साथ मेरे पास डिस्कशन ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।